सिंध असेंबली में नया सूबा नहीं बल्कि एक नया मुतालबा किया गया है। वो मुतालबा किसने किया है? डॉक्टर इमरान फारूक को आज असेंबली में किसने याद किया? बड़ी तहलका अंगेज खबर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज क्या लेकर आई असेंबली में? एक और नया अंदाज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नए सूबे और एक नए मुतालबे की शदीद मुखालफत की है। सिंध असेंबली में आखिर मामला कहां पर पहुंचा है? सिंध का कोई भी टुकड़ा नहीं कर सकता, सिंध के कोई भी सूबे नहीं बन सकते। आगा सिराज दुरानी किसकी बात पर नाराज हुए? वो कौन थी? ये भी एक अहम बात है। डिक्टेशन देने के चक्कर में है तो डिक्टेशन अपने आप को दे, हम डिक्टेशन नहीं लेंगे किसी की भी। शर्जील इनाम नेमन किस लिए खड़े हुए और मुराद अली शाह ने एक बार फिर किस पर दरख्वास्त की? यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी ना, तो यहाँ पे बदमाशी नहीं करें, शराफत अपनी तकरीर करें। ये मुतालबा ठीक नहीं कि पाकिस्तान हमने बनाया था। MQM को ये जवाब कहां से आया है? मौलाना फजलुर रहमान का बेटा अगवा होते होते कैसे बचा? और उसके साथ एक और बड़ी खबर हम आज के प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं कि वो कौन से मौलाना साहब आप कह लीजिए या फिर आप उसे कोई भी नाम दे दीजिए या उसे आप आलिम दीन कह लीजिए, स्कॉलर कह लीजिए, कि जो इजराइल की हिमायत में खड़ा हो गया है, वो कौन है? एक बड़ी तहलका अंगेज कहानी आपके सामने रखने वाला हूं। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, मैं आपको बड़ी खबरें दे रहा हूं जो हैपनिंग्स हो रही हैं और जो इस वक्त बजट इजलास जारी है उसमें ये मुतालबात क्यों इतना शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि कराची को अलहदा किया जाए। और ये मुतालबा अब MQM की तरफ से आ रहा है और इसका भरपूर जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है। लेकिन PTI इस सारे मामला में कहां खड़ी हुई है और PTI इमरान खान का आज पोस्टर लेकर क्यों मौजूद थी? ये वो सवालात हैं जिसके जवाब मैं देने वाला हूं और बहुत अहम तहलका अंगेज खबरें आपको दूंगा जो आइंदा की सियासत पर बराह रास्त असरअंदाज होने वाली है। लेकिन इन सब के लिए हमेशा की तरह दो दरख्वास्तें आपसे जरूर करता हूं। प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ जो लोग डरते हैं सब्सक्राइब करने से मत डरें, कुछ नहीं होगा, मत डरें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहली और अहम बात, गुज़िश्ता रोज मैंने आपसे बात कही थी कि सिंध असेंबली के अंदर दो बड़े वाकयात रोनुमा हुए। एक बड़ा वाकया यह हुआ कि MQM की तरफ से यह कहा गया कि अगर ये इंतजामी तौर पर अगर नहीं होते मामला तो फिर से कराची को अलग कर दिया जाए, इंतजामी यूनिट बनाई जाए, जिस पर काफ़ी लेदे हुई। फिर दूसरा नुकता यह था कि जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर को ऑन किया गया था और कहा गया था उनका यह बयान ठीक था, खास तौर पर MQM पाकिस्तान की तरफ से। आज इस सिलसिले में नई पेशरफ्त सामने आई है और नई पेशरफ्त बहुत अहम और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। आज के अहम नुक्ते में यह है कि MQM के एक रहनुमा ने खिताब करते हुए ये कहा कि अगर आपसे मामलात नहीं चल रहे और अगर आप कराची के साथ यही सलूक रवा रखना चाहते हैं तो कराची को फिर वफाक के हवाले कर दिया जाए। क्या जुमला उन्होंने कहा जरा सुनते हैं और फिर मैं उसके बाद क्या रद्देअमल आया है ये भी बड़ा अहम मैं आपको बताऊंगा कि क्या रद्देअमल आया और किस तरीके से आया। पहले ये जुमला सुनिए। हम बोलते हैं कि कराची को पानी दो तो यहां से स्पीकर साहब हुक्मरान कहते हैं वफाक से लो। हम जब यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें सिंध के हुक्मरान कहते हैं वफाक से जाके लो। जब हम बिजली की बात करते हैं तो हुक्मरान कहते हैं जाके वफाक से जाके बात करो। जब हम शहरी इलाकों की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जाके बोलते हैं वफाक से जाके करो। तो भाई जब कराची से लेने की बारी आती है तो बोलते हैं कराची सिंध का हिस्सा है और जब कराची को देने की बारी आती है तो बोलते हैं कराची का हिस्सा वफाक देगा। जी, तो आपने सुना कि जिसमें वाज़े तौर पर एक MQM के रुकने असेंबली इस बात को कहते हैं कि अगर आप तमाम मामलात के लिए, गैस के लिए आप कहते हैं वफाक के पास जाओ, बिजली के लिए वफाक के पास जाओ, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वफाक के पास जाओ, तो फिर ऐसा करे कि कराची को वफाक के ही हवाले कर दिया जाए। इस पर शुरू हो गया एक हंगामा और उस हंगामे के बाद बहुत सारे लोग सामने आना शुरू हो गए और इस पर बात होने लगी कि जनाब कराची को कभी अलहदा सूबे की बात की जाती है, कभी कराची के हवाले से वफाक को देने की
बात की जाती है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी अराकीन असेंबली ने बाद में तकरीर की, उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का जिक्र इजहार किया। साजिद जोखियो साहब, जिनका ताल्लुक कराची शहर से ही है, साजिद जोखियो ने वहां तकरीर करते हुए फिर क्या कहा, जरा सुनिए। आज कराची को अलग करने की बात करते हैं। मैं सन ऑफ सॉइल हूं कराची का, मैं सन ऑफ सॉइल हूं कराची का। 800 साल की तारीख मेरी है कराची की, असल वारिस मैं हूं कराची का। और जब यहां पर हमारे भाई आए थे मुसलमान, मैं इज्जत करता हूं उनकी, हमारे वो भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, वो तालीम याफ्ता सकाफती लोग थे, यहां पर आए। बात साजिद जोखियों तक नहीं रहती, बात फिर आगे चलकर मुख्तलिफ लोगों पर आ जाती है। उसके बाद फिर अगर आप देखिए कि एक और रहनुमा वहां खड़े होकर इस पर सांप का इजहार करते हैं और एक शेर पढ़ते हैं, जिस पर एमक्यूएम के रहनुमा वहां पर एहतजाज करते हैं। जिसके बाद शर्जील इनाम नेमन वहां खड़े होते हैं और कहते हैं उन्होंने तो सांप का जिक्र किया है, जरा सुनिए। इन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, इन्होंने सांप का नाम लिया तो अचानक हमारे कुछ दोस्त खड़े होकर हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है? पर उन्होंने आपका नाम कब लिया? उन्होंने किसी का नाम लिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, उन्होंने एक शेर पढ़ा, उसने एक सांप का नाम लिया, कुछ दोस्त खड़े हो गए कि भाई हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है यार। और लेकिन उसके साथ साथ यही रहनुमा ये कहते हैं कि आप लोग ये कहते हैं पाकिस्तान हमने बनाया था, पाकिस्तान आपने नहीं बल्कि पाकिस्तान सिंध ने बनाया था, और कहते हैं यहां से इसकी असेंबली में पास हुआ था, जरा सुनिए। मालिक बने बेटे, कोई कहते हैं पाकिस्तान हमने बनाया था। अरे बाबा, पाकिस्तान हमने बनाया था, इस असेंबली में बैठ के बनाया था, आपने कहां बनाया था? अरे हमारे अजदाद की कराची का वारिस कोई बनता है, कोई पाकिस्तान बना रहा है, कोई कराची बना रहा है। भाई हमने क्या किया इधर? मेरे बाप दादा परदादा उसके दादा की कब्रें यहां मौजूद हैं। उस वक्त कहां थे आप? ये नोक-झोंक यहां तक नहीं बरकरार रहती, बल्कि इसमें मजीद इजाफा उस वक्त हो जाता है कि एमक्यूएम की एक रुकन असेंबली खिताब शुरू करती है। एमक्यूएम की एक रुकन असेंबली किरण मसूद साहिबा वहां पर अपना खिताब करती है, और खिताब करते हुए जब वो ये कहती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उन्हें अय्यूब खान अपने पास लेकर आए, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करती है। तो वो कहती है मैं तो तारीफ कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो बात सिलसिला शुरू करती है 19 जून का, और 19 जून खास तौर पर एमक्यूएम के तारीख के हवाले से एक अहम मोड़ रखता है। 19 जून 1992 को एमक्यूएम ये कहती है कि उनके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हुआ था, और उस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद बहुत सारी तकसीम का मामला और फिर बहुत सारे मामलात हुए थे, मावराए अदालत, कत्ल, फिर तकसीम, फिर सिलसिला, एक बहुत लंबी तारीख है। तो उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही किया कि जब उनकी हुकूमत थी तो जो अराकीन असेंबली खवातीन थी उनको भी अरेस्ट किया गया, चाहे वो नसरीन जलील साहिबा हों, चाहे दीगर लोग हों, उन सब के नाम उन्होंने लिए। 19 जून है, मैं कराची ऑपरेशन में शहीद होने वाले अपने एक एक साथी को सलाम करती हूं, और उन तमाम बहनों को भी, चाहे वो रईस फातिमा हो, चाहे वो सीमा जरी हो, चाहे वो बिल्किस मुख्तार हो, चाहे वो शाजिया पटनी हो, चाहे वो नसीन जलील हो, सलाम पेश करती हूं। हम सब ने बहुत जुल्म झेले, लेकिन ये लोग अडियाला जेल तक गई हैं, इन्होंने सीआईए सेंटर्स में रातें काटी हैं। लेकिन मामला वहां पर यह आया कि जब उनकी तकरीर चल रही थी तो उस वक्त एकदम से खड़े हो गए आगा सिराज दुरानी, और आगा सिराज दुरानी ने कहा कि जनाब ये इस तरह की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर इस तरह की गुफ्तगू ना करें। ये तो मीर जाफर और मीर सादिक थे जिन्होंने फांसी लगवा दी। जी स्पीच चल रही है, ये बजट पे हमें पता है ना। जी जी इट शुड बी लिमिटेड टू इट लिमिट्स। जी सर नहीं है कि जो मर्जी आया सर बानियान में से हूँ इस बात। एंड ट्राइंग टू हिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज नॉट ऑन। जी हमने अभी तक किसी की पार्टी को ब्लेम नहीं सर किया। आप बीच में खड़े होकर मेरा टाइम जाया करते हैं बैठ हमेशा। के वो डिक्टेशन इजाजत देने दी के हमने। चक्कर में है, तो डिक्टेशन अपने आप को दे, हम डिक्टेशन नहीं लेंगे किसी की भी। लेकिन उसके बाद जो है वो किरण मसूद साहिबा फिर खड़ी होती है, और किरण मसूद साहिबा अपनी जो बात को आगे बढ़ाती हैं उसमें वो कहती है कि हमने आपके वादों पर एतबार किया, और फिर वहां पर वो इमरान फारूक का वो बड़ा मशहूर शेर कहती है। जब आपको याद होगा कि जब 1988 की हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का साथ अलायंस वफाक और सूबे में बना था, और उसमें मुआहिदा कराची हुआ था, और मुआहिदा कराची पर जब अमल ना होकर एमक्यूएम ने वहाँ पर जो अदम एतमाद की तहरीक है उसका साथ देने का कहा था, तो उस वक्त इमरान फारूक साहब ने एक बड़ी मशहूर तकरीर की थी कि उस पर एक बड़ा मशहूर मिसरा उन्होंने कहा था कि गज़ब किया जो तेरे वादे पर एतबार किया। यही मिसरा यहाँ पर दोहरा गया। 1988 में मुआहिदा कराची
टूटने का दिन याद आ गया जब मेरे शहीद लीडर डॉक्टर इमरान फारूक ने कौमी असेंबली में ये शेर पढ़ा था कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। इन अल्फाज के साथ मुआहिदा कराची को ख़त्म करने का ऐलान किया गया था। आज मैं मुराद अली शाह साहब के लिए भी यही कह सकती हूँ कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। वो करारदाद लाए आखिरी दिन प्री बजट सेशन के तमाम स्कीम्स, तमाम प्रपोजल्स, चाहे वो दाएं जानिब के हों चाहे वो बाएं जानिब के हों, इस बजट का हिस्सा होंगे। मगर आप मुझे बताएं क्या कसूर है इस तरफ बैठने वालों का, क्या कसूर है हमारे शहर का, हमारे लोगों का, कि हमारी एडीपी स्कीम्स रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती हैं। उसके बाद जितने भी रहनुमा आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन सब ने नए सूबे और वफाक के हवाले करने की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि उसके खिलाफ तकारीर भी की। मामला यहाँ तक नहीं रहता, ये सिलसिला चल रहा है और जब से असम्बली का सेशन शुरू हुआ है उस वक्त से MQM का अंदाज काफ़ी जारहाना रहा, लेकिन इस बार आज जो है वो MQM ने काफ़ी धीमे लहजों में उन्हीं बातों को दोबारा से दोहराया। दूसरी तरफ खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार इस मौके को कहीं भी हाथ से जाने नहीं दे रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी लीडर है शब्बीर कुरैशी साहब, आज और 3 दिन से वो मुसलसल इमरान खान का पोस्टर लेकर आ रहे हैं और जब वहाँ तकरीर करने या कोई भी मामला होता है तो इमरान खान के पोस्टर को वो सामने रख रहे हैं। लेकिन अब उसमें भी बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़ाहिर नेशनल मीडिया होता है वो उसको कवर करने से अवॉइड करता है, लेकिन ये सिलसिला जारी हो। तहरीक इंसाफ भी वहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दे रही है और ख़ास तौर पर वो खान साहब के हवाले से एक पूरी मूवमेंट कर रही है। उनके जितने भी रहनुमा वहाँ पर तकरीर कर रहे हैं वो या तो खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं या फिर उनमें से अक्सर लोग जो है वो जो उनके और दीगर रहनुमा हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू कर रही है। यहाँ पर एक मोड़ और आया कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक इख्तलाफ हुआ था और उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब के मुतालिक एक रुकने असम्बली ने बात कही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो MQM के लोगों ने उस पर एहतजाज किया था और वो बात फिर बड़ी तल्ख कलामी तक आई थी। लेकिन उसमें एक नया मोड़ आया है और नया मोड़ ये आया है कि आज जो MQM की एक रुकन असम्बली है सिकंदर खातून साहिबा ने वहाँ तकरीर की और वहाँ तकरीर करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारी रेड लाइन है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। अब आप देखिए यहाँ इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब का या दीगर का जिक्र नहीं किया बल्कि इन्होंने कहा कि MQM के लापता कारकुनान, शौहदा और ये MQM और ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे रेड लाइन है। अच्छा, बात यहाँ नहीं है, खासतौर पे उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम नहीं किया, झगड़ा तो सारा वहाँ से शुरू हुआ था। खासतौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिलाफ इस ऐवान में बात हुई तो हम फिर वो सारी रेड लाइनें क्रॉस कर देंगे। MQM हमारा चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी और हमारे शोधा हमारी रेड लाइन है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया और नया मोड़ ही आया कि उनकी इस तकरीर को, उसके इस क्लिप को MQM के लोग यानी कि MQM पाकिस्तान के लोग चलाना शुरू हो गए। ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान और PSP आजकल इख्तलाफात है, लेकिन असम्बली में बहरहाल ये तमाम के तमाम लोग एक साथ खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं और उस पर बात फिर MQM पाकिस्तान के लोगों ने उनका फ़ौरन वो क्लिप काटा और क्लिप काट कर फिर वो चलाना शुरू कर दिया जो MQM पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स में चल रहा है और PSP के ग्रुप्स के में आपको पता है इख्तलाफात के मामला हैं। तो इस पर एक नई अपडेट मेरे पास आई है और नई अपडेट ये आई है कि इस हवाले से एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करने के लिए कामरान टेसोरी साहब तैयार हो चुके हैं और अगले दिनों में यानी कि मेरी इतला थी कि 17 तारीख को वो आ रहे हैं, अब मेरी इतला है कि 19 तारीख 18 या 19 तारीख को वो आ रहे हैं और उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है कि वो इस बार इस मामले में बड़ा ही कलीदी किरदार अदा करने के लिए आ रहे हैं। ये तो मैं आपको बड़ी अहम खबर दे रहा हूँ। दूसरी बड़ी अहम खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ, जो बड़ी अहम मालूमात आपको मैं दे रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। कराची शहर में और सिंध के दीगर जगहों पर एक मामला तय हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही थी कि खान साहब की जो तहरीक है, जो मुज़ाहिमती तहरीक है, जो एहतजाज का सिलसिला था, उस हवाले से यहाँ प्रोटेस्ट के यानी एहतजाज के अरेंजमेंट का इंतज़ाम किया जा रहा था। इसी हवाले से बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया कि ख़ुद खान साहब ने फैसला कर लिया। अब वो किस वजह से किया है वो बड़ा अहम है, लेकिन आप खान साहब के ट्विटर
हैंडलर को देखें तो आपको अंदाजा होगा, उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के लिए इसे मौखर किया जा रहा है। अब बड़ी अहम बात यह कि खान साहब के ट्विटर हैंडलर से जितनी भी ट्वीट की जा रही थी उसमें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब को बिलवास्ता और बराह रास्त तौर पर हमेशा टारगेट किया जाता रहा है। लेकिन कल जो उन्होंने ट्वीट किए उसमें उन्होंने उनका जिक्र तक नहीं किया। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे कि क्या खान साहब की कोई डील का मामला चल रहा है कि जिसकी वजह से खान साहब ने भी वही खामोशी इख्तियार की है जो एक जमाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज साहिबा वगैरह करती थी। तो इसी वजह से इन्होंने 2 हफ्ते के लिए मौखर किया है। क्या इसके पसे पर्दा कोई बड़ी डील है कि जिसमें ये बात आ रही है? जब हमने इस हवाले से मुख्तलिफ ज़रायों से गुफ्तगू की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि फ़िलहाल कोई डील नहीं, लेकिन इब्तदाई तौर पर एक वो दिया जा रहा है, एक पेशकश की जा रही है कि देखिए हम खामोश हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब इस वक्त आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। जहां वो तकरीब से खिताब कर रहे थे वहां पर बाहर बाकायदा तहरीक इंसाफ ने अपने प्रोटेस्ट का इंतज़ाम किया हुआ था और बाकायदा वहां पर उनके खिलाफ बाकायदा एक ट्रक भी रखा हुआ था। आज की मुलाकात बहुत ज़्यादा अहम है। आज फील्ड मार्शल साहब यानी कि आसिम मुनीर साहब और उसके साथ साथ ट्रंप की मुलाकात है और यह मुलाकात ना सिर्फ मुल्क की सूरत हाल बल्कि पूरे इस खित्ते की सूरत हाल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इस मुलाकात में क्या बड़ी अहम पेशरफ्त होती है और क्या मामलात होते हैं, इस पर सबकी निगाहें, न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की बल्कि इंडिया, इस खित्ते, ईरान, इजराइल से लेकर इस पूरे खित्ते तक की निगाहें कि इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है और क्या बड़ी पेशरफ्त होती है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब ने पिछले दिनों इस बात का जिक्र किया था कि कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी बहुत जल्द आने वाली है। क्या ये मुज़ाकरात इंडिया को किसी जगह पर लाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इस सारे सिलसिले को दिखा रहा है। मेरी नज़र उन प्रोटेस्ट पर, उन एहतजाज पर नहीं है कि जो इस वक्त पीटीआई कर रही है, ना ही मेरी नज़र उस सारे सिलसिले पर है, बल्कि मेरी नज़र इस मामले पर है कि आखिर इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है और इस मुलाकात में क्या बड़ी पेशरफ्त होती है। ये खबर सबसे ज़्यादा अहम होगी। बिल्कुल उसी तरीके से एक बड़ी अहम खबर यह भी आई कि एक मौलाना फजल रहमान साहब के फर्जंद हैं मौलाना अज़्ज़दुल रहमान साहब। मौलाना अज़्ज़दुल रहमान को पिछले हफ्ते अगवा करने की कोशिश की गई थी। ये खबर इस वक्त ईरान, इजराइल और दीगर मामलात के हवाले से दब गई थी, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। आपके इल्म में होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के फर्जंद को एक बार अगवा किया गया था। उसके अलावा सलमान तासीर के फर्जंद को अगवा किया गया था। ये बड़े रहनुमाओं के बच्चों को अगवा करने का मामला एक बार फिर शुरू हो रहा है और इसकी इतलात आ रही है। आपके ये मैं बड़ी खबर इसलिए दे रहा हूं कि इस खबर के आइंदा दिनों के अंदर आप उसके असरात वाज़े तौर पर महसूस करेंगे कि क्या हो रहा है और ये सियासत में क्या नया उनसर जो ये दहशतगर्द हैं वो किस तरीके से ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। एक और बड़ी अहम खबर की तरफ हम चलते हैं और वो बड़ी अहम खबर जो है वो ये है कि कुछ हजरात को हमेशा वायरल होने का शौक होता है। वो हमेशा किसी भी तनाज़े के अंदर नया तनाज़ा पैदा करके ख़ुद को वायरल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक नाम इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब का है। ये इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो हैं वो आपको हर इशू के अंदर अपना ऐसा स्टेटमेंट देते हुए नज़र आएंगे कि जिसकी वजह से वो ख़बरों में वायरल रहते हैं। सियासत उनका जॉनरा नहीं है, लेकिन आपको वो अक्सर सियासत में ऐसे बयानात देते हुए नज़र आएंगे कि जिसके बाद कभी तहरीक इंसाफ के लोग उनकी ट्रोलिंग कर रहे होंगे तो कभी मुस्लिम लीग नून वाले उनकी ट्रोलिंग कर रहे होंगे। तो ये एक सिलसिला उनका चलता रहता है। अगर वो खेल उनका जॉनरा नहीं है, लेकिन कभी कभार वो खेल पर ऐसी बात कर देते हैं कि सारे खिलाड़ी उनकी तरफ चिपक जाते हैं। कभी कभी वो सहाफ़ियों के मुताल्लिक ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं, कभी किसी के मुताल्लिक गुफ्तगू कर देते हैं। दर हकीकत मेरा ख्याल से इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब को भी वायरल होने का उनसर आता है। अब हुआ ये कि पिछले दिनों उन्होंने अपना जो खिताब करते हैं वो उसमें और मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज़ दिए उसमें उन्होंने इजराइल की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि इजराइल ने बड़ी कामयाब कार्रवाइयाँ की और इजराइल ने बड़ा ज़बरदस्त टारगेट किया है, जिसके बाद से उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। अच्छा, वो बार बार ये बात कह रहे हैं और बार बार मुख्तलिफ जगहों पर ये बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने मिसाल दी कि जनाब ये तो देखिए जिस तरह की उन्होंने कार्रवाई की है, ईरान और इजराइल का मुकाबला ही नहीं है, ईरान के पास जो है वो इतनी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि आप ये किस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है तो फिर वो एक अलग मामला। अब
मैं जो नुक्ते पर पहुंच रहा हूं जरा सुनिएगा। सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज़ का मुआवजा किया कि जनाब दोनों का कोई मुआवजा ही नहीं है, इजराइल ज़्यादा ताकतवर है, इजराइल बड़ी अच्छी कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि ये आप किस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या आप इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं और आप इस जंग में जाने की बात कर रहे हैं, तो फिर तो अगर कमज़ोर की बात की जाए तो इसका मतलब तो ये था कि हज़रत इमाम हुसैन ने जो है यजीद को ललकारा था, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो जंग नहीं चाह रहे थे, वो तो जा रहे थे, लेकिन बाद में उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई थी। तो जब उनसे पूछा गया कि इसी तरीके से तो ईरान पर भी जंग मुसल्लत की गई है, ईरान तो जंग से इनकार ही था लेकिन उस पर जंग मुसल्लत की गई है, तो उसमें क्या करना चाहिए, तो क्या उनको लड़ना चाहिए। तो कह रहे जब लड़ना चाहिए तो अब जब आप वो लड़ रहा है तो आप क्यों कह रहे कि जनाब इजराइल की ज़्यादा ताकतवर और इजराइल कामयाब होगा। तो अब वो उन्होंने अपना फलसफा दिया। दरहकीकत मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे बयानात इसलिए होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कंटेंट हो, हर मामले के अंदर, हर मार्के के अंदर ये कुछ लोगों की ख़ास ये बात होती है कि जनाब वो किसी से वायरल कंटेंट आए। लेकिन दरहकीकत पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से बहुत ज़्यादा वाज़ेह है और पाकिस्तान की आवाम नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इजराइल का वजूद इस ख़त्ते और इस दुनिया के लिए तबाहकुन है और उसके वजूद को ख़त्म होना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ चाहे कहीं से भी आवाज़ बुलंद हो, तमाम लोग, तमाम मुसलमान ये चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस से इजराइल का वहाँ से हटे और उसका ख़ात्मा हो। या उसके हवाले से कोई भी अगर आवाज़ बुलंद होती है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा उसके साथ खड़ी होती है, चाहे वो ईरानी क्यों ना हो। इसीलिए इस वक्त ईरान के साथ तमाम उम्मत मुस्लिमा, मैं उम्मत मुस्लिमा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ममालिक मुस्लिमा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, नहीं जो ममालिक है मैं उनका लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो अवाम है वो उनके साथ ज़रूर खड़ी हुई है। तो इसे आप इग्नोर कीजिए। इस वक्त मामला शिया सुन्नी का नहीं है, इस वक्त सबसे बड़ा मामला यह है कि वो मामला हम आपस में किसी वक्त भी देख सकते हैं। इस वक्त सारा मामला है बैतुल मुक़द्दस का है। अगर ईरान भी अब जवाब नहीं देता और ईरान पर जिस तरीके से जंग मुसल्लत की गई वो नहीं होता, तो इसका मतलब है कि किसी वक्त भी, जिस तरह नेतन्याहू ने अभी पिछले दिनों अनाउंस किया था कि वो यरूशलेम को यानी बैतुल मुक़द्दस को इजराइल का कैपिटल बनाना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए राह आसान हो जाएगी और जितना ज़्यादा शैतानी कुव्वतों का रास्ता रोका जा सके वो हम सब के लिए बेहतर है और उसके लिए हम सबको अपना अपना कदम ज़रूर बढ़ाना चाहिए। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।